नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, घर वापसी शुरू हो गई है। जी हाँ, औरंगजेब ने बनाया था मुस्लिम। 40 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों ने धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म में आए। जी हाँ, हम बताएंगे किस तरीके से बड़ी खबर हरियाणा से निकल के आ रही है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद पर जताया हक तो पाकिस्तान बौखलाया, देने लगा यूएनएससी की दुहाई। और क्या क्या कहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की मृत्यु की दुहाई मांग रहे हैं कुछ जिहादी। हम आपको बता दें किस तरीके से ट्वीट वायरल कर रहे हैं अमित शाह के नाम पर, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सफाई दी है और किस तरीके से ऐसे लोगों पर निशाना साधा है वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच जफरुल इस्लाम पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया। जी हाँ, पुलिस प्रशासन ने घर पर दी तब्दीश, मिला नहीं। हालांकि जानेंगे एक करके विस्तार जाने के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को भी हराएगा और पाकिस्तान को भी करारा तमाचा मारेगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा करीब 60,000 के पहुंच चुका है। अब बात करें राजस्थान की तो आज 76 मामले सामने आए, जबकि आंध्र प्रदेश में भी 43 मामले सामने आए हैं। कर्नाटका में 36 मामले, जबकि हरियाणा में 6 मामले आ जाए। बिहार में भी 6 आए हैं, जबकि उड़ीसा में 19 मामले अब तक आ चुके हैं। तो उत्तराखंड में भी 4 मामले सामने आए हैं। मृतकों की संख्या भी लगभग 2000 के करीब भारत में पहुंच गई है। तो फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा, औरंगजेब ने बनाया था मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म में लौटे 40 मुस्लिम परिवार। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में 40 मुस्लिम परिवारों ने घर वापसी कर ली है। करीब 250 लोगों ने शुक्रवार को हिंदू धर्म, 250 लोगों ने, 40 मुस्लिम परिवार और 250 लोगों ने शुक्रवार को हिंदू धर्म अपना लिया है। घटना हिसार के बीढ़मीर गांव की है। एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपनाकर बाकायदा अपने परिवार की 80 वर्षीय मृतक महिला के हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया। इससे पहले 18 अप्रैल को जींद के दनोड़ा गांव में भी 6 मुस्लिम परिवारों के 35 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया था। गाँव वालों के मुताबिक बीढ़मीर गाँव के रहने वाले 40 परिवार मुस्लिम से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। वो आज़ादी से पहले जींद के इसी धनोआ गांव के निवासी थे। हिंदू धर्म अपना चुके सतबीर ने कहा कि उनकी मां फूल देवी का शुक्रवार को देहांत हुआ। देहांत पर गांव के मुस्लिम परिवारों ने तय किया कि जब वो खुद को हिंदू मानते हैं तो सारे रीति रिवाज भी उसी हिसाब से करेंगे। तो बुजुर्ग महिला का भी अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ है। उन्होंने बताया है कि इससे पहले किसी की मृत्यु होने पर उसका मुस्लिम रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होता था। सतबीर ने बताया है कि उनके पूर्वजों को औरंगजेब ने दबाव में मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया था, जिसके बाद उनके पूर्वज ये हमेशा बताते आते रहे हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और यही हम लगातार शुरू से लेकर सुनते आ रहे हैं। इसलिए अंतोगत्ता हमने ये फैसला किया, अब हम हिंदू परिवर्तन कर ही रहेंगे, हिंदू धर्मांतरण कर ही लिए, हिंदू में अपने आ ही गए हैं। हिंदू तीज त्यौहार भी मनाना शुरू कर दिए हैं। बस अब उन्होंने अंतिम संस्कार भी मुस्लिम तरीकों को छोड़ दिया है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब लगभग 250 लोग मुस्लिमों से हिंदुओं में परिवर्तन हो गए हैं। तो घर वापसी शुरू हो गई है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद पर जताया हक तो पाकिस्तान ने दी यूएनएससी की दुहाई। जी हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भारतीय मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में शामिल कर लिया है। इसका मतलब साफ है कि भारत इन इलाकों में अपना अभिन्न अंग बना चुका है। भारत के इस कदम से बौखलाए पाकिस्तान ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी प्रस्ताव का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान ने इसे भारत के गैर जिम्मेदाराना कदम बताते हुए इस दावे को सिरे से नकार दिया है। हालांकि भारत ने पहले ही दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान उन इलाकों पर अपना हक न जताए जो उसने अवैध तरीके से जबरन कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पिछले साल भारत की ओर से जारी किए गए तथाकथित राजनीतिक नक्शे की तरह की कदम भी पूरी तरीके से अवैध, वास्तविकता और विपरीत और यूएनएससी के प्रस्ताव का उल्लंघन है। ये पाकिस्तान लगातार रोना रो रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ तो पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी तो ये महज ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। और आपको बता दें कि अजीत डोभाल ने मास्टर प्लान 3 तैयार कर चुके हैं, जिसके 3 स्टेप के तहत पूरे पीएके को भारत में मिलाया जाएगा।
जिसमें अभी तो ये एक भी हिस्सा नहीं है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। जफरुल इस्लाम के घर छापेमारी पर मुस्लिम तंजीमों ने जताई आपत्ति, पुलिस पर लगाया दबाव में कम करने का आरोप। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के घर बुधवार को छापेमारी को निंदनीय करार दिया है। कुछ मुस्लिम तंजीमों ने सत्ता और राजनीतिक पार्टी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बुधवार को ओखला के अबुल फजल इनक्लेव में जफरुल इस्लाम के घर इफ्तार के समय उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची। इलाके के लोगों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और पुलिस लौट गई, लेकिन उन्होंने जफरुल इस्लाम से मोबाइल और लैपटॉप जमा करने के लिए कहा। जफरुल इस्लाम पर कुवैत और अन्य अरब देशों के मामलों में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज है। इसकी जांच साइबर सेल कर रही है और इसी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि उनके लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स को लेकर वो हाईकोर्ट पहुंच गया है और अपनी अग्रिम जमानत के लिए भी हाईकोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस कुछ और ठोस सबूत ढूंढने के बाद उसको तत्काल गिरफ्तार करेगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल हम स्वस्थ हैं और पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, लेकिन कुछ हैं जो हमारी मौत की दुआ मांग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया में गृहमंत्री अमित शाह को कैंसर होने की एक वायरल तेजी के साथ ट्वीट हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये वायरल तेजी के साथ वायरल हो रहा है ये ट्वीट। खास करके इसमें यह कहा जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह को कैंसर हो गया है। तो इस ट्वीट के बारे में हम आपको पूरी तरीके से पढ़ के बता देते हैं। दरअसल इस ट्वीट में कहा गया है, अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह के ट्वीट में ये नकली चिपकाया गया है। पूरी तरीके से बताया गया है कि मेरे देश की जनता, मेरे द्वारा उठाया गया हर कदम देश हित में ही रहा है। मेरा किसी जाति या धर्म विशेष के व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ दिनों से बिगड़े स्वास्थ्य के चलते देश की जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मुझे गले के पिछले हिस्से में बोन कैंसर हो गया है। मैं आशा करता हूं कि रमजान के इस मुबारक महीने में मुस्लिम समाज के लोग भी मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआ करेंगे और जल्द ही स्वस्थ होकर आपकी सेवा करूंगा। तो ये गृहमंत्री अमित शाह का ये ट्वीट वायरल हो रहा है, जबकि ये पूरी तरीके से ट्वीट फर्जी है। आपको बता दें कि इसकी लगातार जांच भी की, हमने भी जांच किया, तो ये पाया ही पूरी तरीके से फर्जी है। और आज गृहमंत्री अमित शाह ने एक नया ट्वीट किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से जिहादी उनकी मौत की दुआ मांग रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज ट्वीट किया, बाकायदा एक पेज ट्वीट किया। उनमें उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट करके दुआ मांगी, यानी कि जल्द से जल्द गृहमंत्री अमित शाह मरें। देश के इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। देश के गृहमंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं दी। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफ़ी चिंता व्यक्त की और उनकी चिंता को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। कई सांसद, कई विधायक हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं और वो अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती है। इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने दें और स्वयं भी अपने काम करें। मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मेरे हालचाल पूछने की और मेरी चिंता करने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद। इस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जिहादी किस कदर गिर सकते हैं और आप गृहमंत्री अमित शाह के मौत की दुआएं मांग रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से 2 शब्द जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट, हालात गंभीर। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके बेटे अमित जोगी ने बताया है कि कार्डियक अरेस्ट होने के बाद रायपुर के श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। श्री नारायण अस्पताल के कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया। हालात बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो ये एक बड़ी खबर आई है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लखनऊ में यूपी में फिर उठी मांस की बिक्री शुरू करने की मांग। फरंगी महली ने कहा है कि इससे सरकार को आर्थिक फायदा होगा, व्यापारियों की सेहत भी सुधरेगी। जी हाँ,
इस्लामिक सेंटर फॉर इंडिया के अध्यक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में जरूरी सामान की खरीदारी की इजाज़त का स्वागत किया है। इसके साथ ही महली ने प्रदेश सरकार से मांस की व्यापार पर लगी रोक हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य में मांस की खरीदारी बेचने को लेकर लगाई गई पाबंदियों को हटाया जाए। महली का कहना है कि मांस के कारोबार से आर्थिक फायदा भी होगा। इससे पीछे उन्होंने तर्क दिया कि मांस के कारोबार से रोज कमाने वाले खाने वालों की बड़ी आबादी जुड़ी है। इससे उनका कहना है कि मांस के व्यापार पर लगी रोक की वजह से तमाम व्यापारी बेहद परेशान हैं। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस पर लगी रोक को हटाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले मुनव्वर राणा ने भी मांस का कारोबार शुरू करने की अपील की गई थी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लंबे समय से मांस के बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बेचेगा तो ठीक नहीं होगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात में कोरोना का कहर, गृह मंत्री शाह के निर्देश पर अहमदाबाद पहुंचे डॉक्टर गुलेरिया। जी हां, देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात इस वायरस में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इस मामले में बढ़कर 7,000 को पार कर गए। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सहित विशेषज्ञों की टीम गुजरात पहुंचे। डॉक्टर गुलेरिया के साथ विशेषज्ञों की टीम मेडिसिन विभाग के डॉक्टर मनीषा सोनेजा भी शामिल थे। गृहमंत्री अमित शाह के आदेश के बाद ये टीम गुजरात पहुंची और आनंद फानंद में वहाँ का जायजा लिया है। और आपको बता दें कि वहाँ पर अब कोरोना के आंकड़े को कम करने को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कांग्रेस को बड़ा झटका, ईडी ने कुर्क किया HAL की 16 करोड़ रुपए की संपत्ति। जी हां, आपको बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय ने शनिवार को कहा है कि उसने कांग्रेस पार्टी की ओर से परिवर्तित एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड HAL और कांग्रेस पार्टी के नेता मोतीलाल बोरा की 16 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। एजेंसी ने कहा है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गई है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। ईडी ने कहा है कि कुर्की की संपत्ति मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित एक 9 मंजिला इमारत है जिनमें 2 बेसमेंट हैं। ये 15,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है। धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत ये बड़ा अटैचमेंट किया गया है, जो कि मोतीलाल बोरा कांग्रेस के नामी आदमी है और मोतीलाल बोरा की ये संपत्ति कुर्क की गई है जो 16 करोड़ रुपए की है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, राजनीतिक पार्टियों के लिए सोशल मीडिया ही बना रहेगा सहारा। जी हाँ, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। वहीं आने वाले समय में राजनीति भी इससे अछूती नहीं रहेगी। सभी राजनीतिक दलों की राजनीति कोरोना काल में तकनीकी के माध्यम से ही हो रही है। आने वाली यूपी विधानसभा चुनाव भी धीरे धीरे राजनीतिक नज़दीक आता दिख रहा है। आपको बता दें कि राज्य की योगी सरकार अपने 3 साल पूरे कर चुकी है। चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखकर फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष सोशल मीडिया से सिमटता नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में भी उभरती नजर आ रही है। यही कारण है कि इस बार चाहे बिहार के चुनाव हो या फिर यूपी का विधानसभा, माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पे इसकी ज़्यादा भागीदारी होगी और सोशल मीडिया से ज़्यादा तेज़ी के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, जहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा मुंबई में हम हालात सामान्य करेंगे, सेना की कोई ज़रूरत नहीं है, सेना के हवाले नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सेना के हवाले मुंबई को नहीं कर सकते। दरअसल पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने भी मांग की है कि उद्धव ठाकरे कोरोना से निपटने में पूरी तरीके से फेल हो, इसलिए सेना की तैनाती महाराष्ट्र में कराई जाए। महाराष्ट्र के मुंबई में तो खास करके सेना की तैनाती की जानी चाहिए। इन सब को लेकर उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा है कि किसी भी तरीके से सेना की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन बाकायदा संभालेगी, हम स्थिति को काबू में करेंगे, इसलिए सेना की ज़रूरत नहीं है और सेना के हवाले हम मुंबई को कर भी नहीं सकते हैं। तो ये बड़ी खबर उद्धव ठाकरे ने बात की। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में शराब की दुकानों पर भीड़ के सामने ई टोकन सिस्टम भी रहा फेल। जी हाँ, आपको बता दें कि टोकन से शुक्रवार से शराब की बिक्री तो शुरू करने को लेकर दिल्ली की सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बीच ई टोकन की धज्जियां उड़ गई। दरअसल ई टोकन को तो छोड़ो, लोग पुलिस प्रशासन को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। लोग लगातार बड़ी पैमाने पर लाइन शराबों की दुकानों में लगाई जा रही है। ई टोकन की ऐसी की तैसी, ई टोकन से किसी ने बुक भी नहीं कराया। हालांकि कुछ लोगों ने ई टोकन से बुक कराने की कोशिश की तो उनका कहना है कि वेबसाइट ही क्रैश बता रही है। दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर लोग एक समय में वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं कि क्रैश ही हो गई वेबसाइट।
ऐसे में जो शराबी लोग हैं वो पूरी तरीके से खास करके शराबों की दुकानों पे अब भी लाइनें लगा लगा के खड़े हुए हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े निकल कर एक नज़र जान लेते हैं। दरअसल दुनिया भर में अब तक 39 लाख का आंकड़ा पार हुआ। जी हाँ, अब तक 39,35,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके, जबकि 2,74,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका की बात करें तो 13,17,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 78,000 लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में 2,22,000 कन्फर्म केसेज आए हैं तो 26,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,17,000 केसेज आए हैं तो 30,200 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में भी 2,11,000, जबकि रसिया में ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा लगभग 1,98,000 रसिया में भी हो गया है। जर्मनी में 1,70,000 केसेज आए, जबकि ब्राज़ील में 1,45,000 केसेज हो चुके हैं। फ्रांस में भी 1,38,000 केसेज, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने जारी किया, यूपी के स्कूलों में एडमिशन व्हाट्सएप के जरिए कराया जाएगा। जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी ने जिस तरीके से पैर पसारा है, लोगों की इस जीवन शैली में अव्यवस्था ला दिया है। यही कारण है कि अब यूपी की योगी सरकार पूरी तरीके से खास करके छात्रों को बड़ी रियायत देते हुए कहा कि व्हाट्सएप के जरिए आप एडमिशन कराइए। जो नया सेमेस्टर है इसको हम लेट करने वाले नहीं है, तो ये बड़ा ऐलान कर दिया गया। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के मृतक की खबर के, खास करके कैंसर की खबर जिस तरीके से चलाएगी, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, कमेंट के माध्यम से 2 शब्द जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।